नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। देश के ऐसे 100 जिले जो खेती बाड़ी में सबसे पिछड़े हुए हैं, उनको विकास के मोर्चे पर आगे लाने के लिए मोदी सरकार ने आज एक बड़ा फैसला लिया। मोदी कैबिनेट ने आज पीएम धन धान्य योजना का ऐलान करके मानसून के मौसम में करोड़ों किसानों को बड़ी सौगात दी है। क्या है इस योजना के फायदे, इस खबर को बताएंगे विस्तार से। चर्चा करेंगे राहुल गांधी के विवादित बयान पर, जिसमें उन्होंने विदेश मंत्री के चीन दौरे की तुलना सर्कस से कर दी है। इसके अलावा भी होगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत करते हैं इस वक्त सुर्खियों के साथ। कैबिनेट की बैठक में किसानों के लिए बड़ा फैसला। देश के 100 जिलों के किसानों के कल्याण के लिए पीएम धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी। 1.7 करोड़ किसानों को मिलेगा 11 मंत्रालयों की 36 योजनाओं का लाभ। प्रधानमंत्री ने कहा, फसलों का उत्पादन बढ़ने के साथ ही अन्नदाताओं की बढ़ेगी आमदनी। केंद्रीय कैबिनेट ने एनटीपीसी को नवीकरणीय ऊर्जा निवेश के लिए 20,000 करोड़ रुपए की सीमा को दी मंजूरी। एनएलसी इंडिया लिमिटेड को हरित ऊर्जा में 7,000 करोड़ रुपए निवेश की छूट। शुभांशु शुक्ला की वापसी पर प्रस्ताव भी हुआ पारित। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर पर दिए राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी हमलावर। कहा, चीन के राजदूत से छिप छिप कर मुलाकात करने वाले दे रहे ज्ञान। देश की छवि बिगाड़ने, सेना का मनोबल गिराने और भारत की विदेश नीति को कमतर दिखाने का लगाया आरोप। आईसीएआर के स्थापना दिवस कार्यक्रम में बोले कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। कहा, पिछले 10-11 वर्षों में हमारा कृषि उत्पादन 2.5 से 3 गुना तक बढ़ा। जलवायु परिवर्तन के खतरे, घटती कृषि भूमि और तेजी से होते शहरीकरण के बीच उत्पादन बढ़ाने को बताया बड़ी चुनौती। भारत की मदद के अनुरोध के बाद भी नहीं मानी बांग्लादेश सरकार। फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे के घर को किया जमींदोज। भारत ने जीर्णोद्धार के लिए सहायता करने का दिया था प्रस्ताव। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के चीन दौरे को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विवादित बयान दिया है। राहुल गांधी ने विदेश मंत्री के दौरे की तुलना सर्कस से की है। इस बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला है। बीजेपी ने कांग्रेस पर चीन प्रेम के चलते देश विरोधी बयानबाजी का आरोप लगाया है। ये पहली बार ऐसा नहीं है कि जब राहुल गांधी ने चीन को लेकर विवादित बयान दिया है। इससे पहले भी कई मौकों पर राहुल गांधी इस प्रकार के बयान देते रहे हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अक्सर अपने बयानों से विवादों में रहते हैं। मंगलवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन में एससीओ की बैठक में चीन और पाकिस्तान को आतंकवाद के मसले पर घेरा। विदेश मंत्री ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अपने चीनी समकक्ष के साथ बैठक में दोनों देशों के बीच संबंधों को बेहतर बनाने की जरूरत पर जोर दिया। वहीं चीन ने भी कहा कि वह भारत के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। इस बीच विदेश मंत्री के चीन दौरे को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि विदेश मंत्री सर्कस चला रहे हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी के इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि चीन के राजदूत से छुप छुप कर मुलाकात करने वाले सरकार को विदेश नीति पर ज्ञान दे रहे हैं। राहुल गांधी जी, खुद तो आप चीन के राजदूत से छुप छुप कर मुलाकातें करते हैं, चीन से गुप्त एमओयू साइन करते हैं, चाइना से पैसा लेते हैं। वही अब आप हमें विदेश नीति पर भाषण भी दे रहे हैं। ये बेशर्मी नहीं तो और क्या है। राहुल गांधी की पूरी राजनीति देश की छवि बिगाड़ने, सेना का मनोबल गिराने और भारत की विदेश नीति को कमतर दिखाने में लगी है। वैसे राहुल कुछ भी कह रहे हों, लेकिन विदेश मंत्री ने एससीओ सम्मेलन में आतंकवाद और पाक को जमकर घेरा।
विदेश मंत्री ने कहा कि एससीओ की स्थापना 3 बुराइयों आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से लड़ने के लिए की गई थी। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि यह हमला जानबूझकर जम्मू और कश्मीर की पर्यटन अर्थव्यवस्था को कमजोर करने और धार्मिक विभाजन पैदा करने के लिए किया गया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक बयान जारी कर इस निंदनीय आतंकी कृत्य की कड़ी निंदा की और इसके लिए जिम्मेदार लोगों, वित्त पोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने और उन्हें न्याय के कटघरे में लाने की जरूरत बताई गई थी। भारत ऐसा ही कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। यह जरूरी है कि एससीओ अपने संस्थापक उद्देश्यों पर डटा रहे और इस चुनौती से निपटने के लिए अडिग रुख अपनाए। वैसे राहुल अपने एक और पुराने बयान की वजह से कल लखनऊ की कोर्ट में पेश हुए थे। ये मामला वर्ष 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना के बारे में दिए गए कथित अपमानजनक बयान से जुड़ा हुआ है। बीजेपी ने इस मामले में राहुल पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी में कोई शर्मिंदगी भी नहीं है, वह आदतन अपराधी हैं और अपराध करते रहेंगे। देश ये ना भूले, इसी राहुल गांधी ने कहा था कि चीन हमारे भारतीय सैनिकों को पीट रहा है और भारतीय सेना के अपमान के कारण ये मुकदमा हुआ था जिस पर उनको जमानत मिली। इस आदमी को कोई शर्म नहीं है, ये हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, आदतन अपराधी हैं, ये फिर ये अपराध करेंगे। और देखिए जमानत लेने पे भी फोटो ऑप करवा रहे थे, आंखों में शर्म बस इतनी ही सी बची है। बीजेपी का कहना है कि यह वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने कहा था कि चीनी सैनिक हमारे भारतीय सैनिकों को पीट रहे थे। भारतीय सेना का अपमान करने के आरोप में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और इसी मामले में उन्हें जमानत मिली है। इन बयानों को लेकर राहुल गांधी में कोई शर्मिंदगी भी नहीं है, वह आदतन अपराधी हैं और अपराध करते रहेंगे। जमानत मिलने के बाद भी वह फोटो खिंचवाने के लिए पोज दे रहे थे, उनमें इतनी ही शर्म बची है। वहीं कांग्रेस नेता अशोक गहलोत की ओर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को राजीव गांधी का सपना बताने वाले बयान पर बीजेपी का कहना है कि ये लोग केवल एक परिवार की तारीफ में लगे रहते हैं। एक परिवार की चाटुकारिता करते करते स्वतंत्रता एक परिवार ने दिलाई, टेक्नोलॉजी एक परिवार ने दी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी क्रेडिट एक परिवार को ही देना है। वैसे आलू से सोना निकालना अगर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नमूना है तो हो सकता है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आविष्कार राजीव गांधी जी ने ही किया था। अशोक गहलोत पता नहीं, उनको लगता है कुछ मेमोरी रिफ्रेश होने का कुछ नई बीमारी हुई है। वो कह रहे थे कि राजीव गांधी का सपना था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। राजीव गांधी की मृत्यु 1991 में हो गई थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस वक्त पता नहीं इस विश्व में किसी ने सुना था या नहीं सुना था, लेकिन राजीव गांधी का सपना हो गया था। अरे शमछई की एक सीमा होती है, ये कांग्रेसी कभी नहीं सीख पाएंगे। बीजेपी का कहना है कि राजीव गांधी का 1991 में निधन हो गया था। उस समय शायद ही दुनिया में किसी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सुना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो राहुल गांधी का नया विवादित बयान जिसको लेकर राजनीति गर्मा गई है, इस विषय पर हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी, विदेश मंत्री पर राहुल गांधी का विवादित बयान जिसको लेकर राजनीति गर्मा गई है। इस विषय पर बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सूर्या मैथिल जी, जो कि बीजेपी समर्थक है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा कांग्रेस के नेता विजय कौशिक जी हमारे साथ में हैं। विजय जी बहुत स्वागत आपका। साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगांवकर जी भी हमारे साथ मौजूद। समीर जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत विजय कौशिक जी आपसे करते हैं, क्योंकि राहुल गांधी कई बार इस प्रकार के बयान दे चुके हैं जिसकी वजह से वो गिरते नजर आते हैं। एक बार फिर से विदेश मंत्री के चीन दौरे को सर्कस कह देना कि वो सर्कस कर रहे हैं, ये क्या दिखाता है? मतलब ये क्या सोच है? क्यों आप इस प्रकार का बयान दे रहे हैं? इतने बड़े ओहदे पे बैठे हुए, इस प्रकार के पद पे बैठे हुए व्यक्ति हैं और आप ऐसा बयान दे रहे हैं। विजय जी। राहुल गांधी जी जो देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उसको खुले दिल से इस देश की जनता के सामने रख रहे हैं। और जो हमारे विदेश मंत्री हैं, अगर वो सर्कस नहीं कर रहे तो वो ये बताएं कि आज हमारे बांग्लादेश के साथ क्या संबंध है, चीन के साथ क्या संबंध है, भूटान के साथ क्या संबंध है, म्यांमार के साथ क्या संबंध है। चाइना हर जगह हमें घेर रहा है। अगर देखा जाए तो नेपाल, जो कि एक तरीके से भारत के साथ बड़े मित्रवत संबंध होते थे, आज वहां भी संबंध खराबी की स्थिति में आ गए हैं। नहीं, सर्कस कर रहे हैं का क्या मतलब है? मतलब सर्कस कर रहे हैं से क्या मतलब है? सर्कस जी, सर्कस कर रहे हैं मतलब
विदेश नीति के नाम पर केवल देश की जनता को भरमाकर उनका मनोरंजन किया जा रहा है। भारत की जनता का मनोरंजन कर रहा है। मतलब भारत का विदेश मंत्री अगर चीन के दौरे पे है तो ये मनोरंजन की बात है। मतलब आप मतलब राहुल गांधी ये कहना चाह रहे हैं, जिसका इंटरप्रिटेशन आप कर रहे हैं कि ये मनोरंजन की बात है। बिल्कुल राहुल गांधी जी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि विदेश नीति केवल मनोरंजन का माध्यम। ऐसा क्यों कह रहे हैं? अच्छा, विदेश नीति मनोरंजन क्यों है, इसका जवाब क्या है? इसका जवाब यह है कि विदेश नीति के माध्यम से देश के हित में जो मुद्दे उठाए जाने चाहिए, जिन मुद्दों को सार्थक किया जाना चाहिए और जिन मुद्दों के माध्यम से हमें अपने पड़ोसी देशों के साथ में अच्छे संबंध बनाकर चाइना को मात देनी चाहिए, उसमें आज फिलहाल भारत की विदेश नीति फेल है। आज आलम यह है। ठीक है सूर्या मैथिल जी, कांग्रेस ये कह रही है कि साहब विदेश नीति के मोर्चे पे मौजूदा मोदी सरकार फेल है और इसलिए वो राहुल गांधी के माध्यम से वो ये बयान आता है कि साहब ये सर्कस हो रहा है। वो अभी भी कांग्रेस इस बयान पे कायम दिखाई पड़ रही है। सूर्या जी। धन्यवाद अरेंद्र जी। और पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और 4 लाइनें हैं। कोहनी पर टिके हुए लोग, टुकड़ों पर बिके हुए लोग, करते हैं बरगद सी बातें ये जो गमले में उगे हुए लोग। देखिए, आज की ये विदेश नीति की बात कर रहे हैं जिसमें कि हमने पाकिस्तान को 150 किलोमीटर अंदर तक जाके नेस्त नाबूद किया। पाकिस्तान के 28 से ज़्यादा सैन्य ठिकानों को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान को हमने घुटनों पे लाके खड़ा कर दिया कि पाकिस्तान का डीजीएमओ आके हमें फ़ोन करता है कि हमें माफ़ कर दीजिए भैया, हम आगे से ऐसा दुस्साहस नहीं करेंगे। और चीन साथ में खड़ा खड़ा देखता रह गया, उसकी औकात और हिम्मत नहीं हुई कि वो कुछ आंखें दिखाने की बात भी करता। अब रह गई बात कांग्रेस की कि कांग्रेस कह रही है कि आज की विदेश नीति फेल है। मैं पूछना चाहता हूं, आपने तो थाली में सजाकर सुरक्षा परिषद की स्थायी जो सदस्यता है वो दे दी थी आपने। हिंदी चीनी भाई भाई का खूब नारा लगाते थे आपने तो चीनी सेना को वहां पर जहां पर कि उन्होंने हमसे हमला किया मैकमोहन लाइन के पास में, आपने उनको अनाज और राशन भी दिया। तब क्या हुआ था? तब क्या किया था चीन ने? जरा आप इतना बताइए मुझको। लेकिन अगर इतिहास से निकल के मौजूदा वक्त में बात करें तो कांग्रेस ये सवाल खड़ा करती है मौजूदा समय में कि साहब तमाम पड़ोसी देशों के साथ में संबंध बेहतर नहीं है, और ये अपने आप में वो कई तथ्यों के आधार पर इस बात का आरोप लगाते हैं। देखिए आरेंद्र जी, विषय जो है ना इस समय की परिस्थिति का है। 2014 से पहले भारत जो है वो केवल उपभोक्ता राष्ट्र था। आप यदि आंकड़े देखें, आप तो एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको याद होगा 2004 से 14 तक भारत के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन 0 हो चुका था। भारत में चीन के जो सामान है वो केवल आता था, यहाँ बिकता था। तो कौन आदमी अपने ग्राहक को धमकाएगा? आप मुझे बताइए। कौन आदमी अपने ग्राहक से झगड़ा करेगा? आप मुझे बताइए। उनकी इंडस्ट्रीज वहां पे बनती थी, वहां पे सामान और हिंदुस्तान में आता था, वो बिकता था। आज नरेंद्र मोदी जी ने उनकी आंख में आंख डालकर मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया के माध्यम से जिस प्रकार से देश के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन किया और लगातार नए नए स्टार्टअप हमारे देश के अंदर बने और यूनिकॉर्न्स बने। यूनिकॉर्न्स आप जानते ही हैं। ठीक है सर, लेकिन अभी आज के विषय पर रहते हैं। वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगाकर जी हमारे साथ में हैं। चौगाकर जी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि विदेश नीति को लेकर हम अक्सर देखते हैं कि आपस में डिफरेंसेस कई बार होते हैं जो हम संसद में देखते हैं, लेकिन एक मोटे तौर पर विदेश नीति को लेकर एक आम सहमति रहती है तमाम राजनीतिक दलों में। लेकिन प्रतिपक्ष के नेता इस प्रकार का बयान दें, सर्कस से तुलना करना, इसको किस तरह से इंटरप्रिटेट किया जाए? समीर जी। देखिए, मुझे लगता है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान कांग्रेस के नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता की तरफ से आया है। राहुल गांधी को अगर कोई बात रखनी थी तो अभी 21 तारीख से पार्लियामेंट का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, वो वहां पर अपनी बात रख सकते थे, सरकार से प्रश्न पूछ सकते थे। राहुल गांधी इस तरीके से बात कर मुझे लगता है कि देश का नाम दुनिया में खराब करने का काम कर रहे हैं। और अब देखिए, राहुल गांधी को कल ही बेल मिली जब वो सेना के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया था। अगर राहुल गांधी को विदेश नीति की बात करना है कि विदेश में भारत का क्या रुख रहा है, तो वो अपने शशि थरूर सांसद से पूछ सकते हैं जो सर्वदलीय बैठक में अभी विदेश होकर आए थे। वो सलमान खुर्शीद से पूछ सकते हैं, वो आनंद शर्मा से पूछ सकते हैं। जब शशि थरूर विदेश में जाते हैं, भारत की बात लेकर रखते हैं और जब देश में आकर बताते हैं कि भारत की विदेश नीति बहुत बेहतर है, और सारी दुनिया में भारत की विदेश नीति की चर्चा हो रही है। देश के विदेश मंत्री जयशंकर पूरी दुनिया में जाकर भारत की बात रख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी लगातार दौरा कर रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल लगातार दौरा कर रहे हैं। अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कुछ दिन पहले ही एससीओ की बैठक में चाइना गए थे, वहां उन्होंने ज्वाइंट डिक्लेरेशन में हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। तो मुझे लग रहा है कि जब पूरा देश चाइना को एक्सपोज करने में लगा हुआ है और चाइना के साथ साथ दुनिया को ये बता रहा है कि भाई
भारत के साथ अगर कोई आंखें दिखा के बात करेगा तो उसके लिए ठीक नहीं होगा और उसे कोई भी महाशक्ति बचा नहीं सकती, चाहे वो अमेरिका हो चाहे चाइना हो। प्रधानमंत्री जब ब्रिक्स गए थे, प्रधानमंत्री ने बहुत स्पष्ट शब्दों में अपनी बात वहां पर रखा था। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को एक गंभीर और परिपक्व राजनेता के रूप में व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, आप प्रश्न पूछ सकते हो सरकार से कि सरकार की पहलगाम को लेकर क्या चुकी हुई है, विदेश नीति में सरकार क्या करना चाहती है। तो पार्लियामेंट का सेशन किसी लिए होता है? मानव सत्र 21 तारीख से शुरू हो रहा है। आप सरकार से तमाम प्रश्न पूछिए, सरकार आपके हर प्रश्न का जवाब देगी। इस तरीके से सार्वजनिक रूप से सरकार की आलोचना करना, सेना का मनोबल कराना, विदेश नीति की आलोचना करना, और आप विदेश नीति की आलोचना करके किसके हाथ मजबूत कर रहे हैं? आखिरकार तो आप चाइना के हाथ मजबूत कर रहे हैं। सवाल यही सबसे महत्वपूर्ण है, दुनिया में बताएगा कि देखिए कांग्रेस के नेता खुद बता रहे हैं कि इनके विदेश नीति जोकर के समान है। जी बिल्कुल, सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिर इस प्रकार का बयान किसका मजबूत करता है किसका हाथ, ये सवाल खड़ा होता है। विजय कौशिक जी, सवाल यह है कि 2008 में कांग्रेस पार्टी का चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एमओयू होता है। डोकलाम के समय छुप के मुलाकात राहुल गांधी वहां के राजदूत से करते हैं। कई बार ऐसे मौके आए जब उन्होंने चीन की तारीफ की, कई विषयों पर लेकर भारतीय सैनिकों को कमतर और चीन के सैनिकों को बेहतर बताने। ये तमाम बातें सिद्ध करती हैं कि क्या इस प्रकार के बयान, इस प्रकार का एमओयू क्यों ना इस बात से जोड़ा जाए कि साहब आप चीन के पक्ष में बयान देते हैं, उनकी बात को आगे बढ़ाते हैं, और ऐसा बयान जो भारत को कमतर दिखाए, तो जाहिर सी बात है किसी दूसरे देश को बेहतर दिखाने से क्या हासिल हो रहा है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि राहुल गांधी के बयानों को उल्टे सीधे तरीके से प्रस्तुत करके और उन बयानों को ये साबित करना कि भाई ये तो देश विरोधी कमाल है, तो ये बिल्कुल नहीं। विजय कौशिक जी, सीधा उन्होंने ये जो सर्कस से तुलना की है, विजय कौशिक जी सीधा सीधा उन्होंने बयान दिया, इसमें कोई लाल लपेट नहीं है। ऐसा नहीं कि वो शब्द सुनाई नहीं पड़ रहा है या कोई उसका इंटरप्रिटेशन निकाला गया, ये बयान दिया उन्होंने। मेरी बात सुनिए जी, इतिहास के अंदर ये दर्ज है कि जब चाइना के दो यात्री फाइयान और हेनसांग अलग अलग राजाओं के समय में आए थे, तो उन्होंने चाइना की पुस्तकों में इस बात का वर्णन किया है कि भारत बहुत महान राष्ट्र है। तो जैसा दिख रहा है, अगर उसके ऊपर चर्चा नहीं होगी तो बदलाव कैसे होगा? कांग्रेस पार्टी से देश को सक्षम और मजबूत देखना चाहती है। विपक्ष में होने के नाते राहुल गांधी का दायित्व है कि अगर विदेश नीति को लेकर उन्हें कमियां दिखाई दे रही हैं, अगर उन्हें दिख रहा है कि भाई सर्कस का काम हो रहा है, तो सरकार को बताना चाहिए कि भाई ये सर्कस नहीं है और उन मुद्दों पर बात रखनी चाहिए। आमने सामने बात करने में क्या दिक्कत है? सब प्रधानमंत्री को 27 देशों से सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलता है। तमाम देशों के नेताओं के बीच में एक वैश्विक नेता के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की छवि है। भारत तमाम मसलों पर एक वैश्विक समाधान चुनौतियों को लेकर देता नजर आता है। तमाम संसद में उनका संबोधन, आप कह रहे हैं कि साहब पूरी तरीके से फेल है, और आप कह रहे हैं कि साहब वो सर्कस है। मतलब ये तो एक लेवल, नेक्स्ट लेवल हो गया। आप सर्कस बता दें विदेश नीति को, ये तो कम से कम नहीं होना चाहिए कि किसी विदेश के विदेश नीति को लेकर इस प्रकार की आलोचना बहुत ठीक नहीं होती है। राजनीतिक तौर पर घेरना एक अलग बात होती है। जी सवाल ये है जी, मोदी जी को पूरी दुनिया में कोई सम्मान नहीं मिल रहा, देश के प्रधानमंत्री को सम्मान मिल रहा है। पहली बात, अच्छी बात है। कांग्रेस, जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी, लेकिन उन सम्मानों से इस देश को क्या हासिल हो रहा है, इसकी बात करना ठीक है। सम्मानों से क्या हासिल हो रहा है, और विदेश नीति जिसको आप सर्कस बता रहे हो उसका जवाब लेते हैं। सूर्या जी वो ये कह रहे हैं कि आपकी इस विदेश नीति से कुछ हासिल नहीं हो रहा। ठीक है विजय जी, आपका आरोप आ गया। सूर्या जी वो ये कह रहे हैं कि देश को कुछ हासिल नहीं हो रहा इस प्रकार की विदेश नीति से। देखिए अरेंद्र जी की अभी भारत ने जिस प्रकार से पाकिस्तान को नेस्तनाबूद किया, आप देखिए विश्व के सभी बड़े देशों ने अपना समर्थन भारत को दिया, और प्रत्यक्ष भी दिया और परोक्ष भी दिया। ये एक बहुत बड़ी विदेश नीति की कूटनीतिक जीत है। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये अभी बात कर रहे थे बहुत सारी, मैं इनसे सिंपल इतना पूछना चाहता हूं, आप मुझे ये तो बता दीजिए कि 2004 से 14 तक जो भारत आज उपभोक्ता था, आज वो उत्पादक बन गया है। पूरे विश्व के अंदर भारत का जो मेक इन इंडिया बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, वो भी भारत की एक कूटनीतिक और विदेश नीतिक जीत है। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, कोविड काल किस प्रकार से भारत में बनी वैक्सीन्स का लगातार भ्रामक प्रचार, भ्रामक उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम यही राहुल गांधी जी ने किया। देश के लोकतंत्र का अपमान करने का काम राहुल गांधी जी ने किया। उसके अलावा विदेशियों के साथ काम जो है वो राहुल गांधी जी ने किया। चीन के राजदूत के संग चुपचाप गुपचुप
कैसे ये चाउमीन खा सकते हैं? मुझे समझ में ये नहीं आता कि आप भारत में रहकर चीन की बात कर रहे हैं, चीन प्रस्ती की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान प्रस्ती की बात कर रहे हैं। एक और तथ्य मैं आपको दे दूं, कांग्रेस की मानसिकता, 2008 में भारत के ऊपर पाकिस्तान के द्वारा आतंकी हमला हुआ, 2010 में 250 करोड़ से ज्यादा रुपया भारत के अंदर यूपीए 2 सरकार ने पाकिस्तान को फ्लड रिलीफ के नाम पे दिया। मतलब जिन लोगों ने हमें मारा उन लोगों को आप दान दे रहे हैं। ये आपकी विदेश नीति थी। मतलब भारत के नागरिक जिनको की निर्ममता से हत्या की गई, आप उस समय तो शांति से बैठे रहे। बराक ओबामा के संग आपने ये बातचीत में कहा कि यदि मैं हमला करता तो भैया भारत में भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल जाता। मतलब भारत के नागरिकों की हत्या करवाकर उस पर राजनीति करना आपकी विदेश नीति है। भारत की स्वायत्त संस्थाओं के संग आप विदेश में जाकर उनका अपमान करते हैं, भारत के लोकतंत्र प्रश्न उठाते हैं, ये आपकी विदेश नीति है। समीर जी सवाल यह है कि इस प्रकार के राजनीतिक बयानबाजी से विदेश नीति के मसले पर किसको फायदा हो रहा है, और क्या पूर्व में ऐसे कई उदाहरण नहीं है जब राहुल गांधी ने इस प्रकार के बयान दिए हैं जो कि देश की राष्ट्रीय एकता अखंडता से मेल नहीं खाते हैं, जबकि वो इस ओहदे पे बैठे हुए हैं? समीर जी। निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं कि देखिए राहुल गांधी एक सांसद नहीं है, कोई एक सांसद कांग्रेस का छोटा सांसद कोई बयान दे तो उससे नजरअंदाज किया जा सकता है। राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके, गांधी परिवार से आते हैं, विपक्ष के नेता 10 साल बाद अब वो बने हैं और भविष्य के प्रधानमंत्री के रूप में कांग्रेस अगर उन्हें देख रही है तो राहुल गांधी को ये देखना चाहिए कि देश के साथ आप हमेशा खड़े रहो। जब पहलगाम हुआ तो आप कहते हैं कि हम सरकार के साथ हैं, लेकिन फिर आप कहते हैं कि भाई हमारे कितने प्लेन गिर गए आप ये बताइए, आप ये पूछने की तैयारी शुरू कर देते हैं। चाइना पे आप ये कहते हैं कि हमारे सैनिकों की पिटाई होती है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को, और जब भी आप विदेश दौरे पे जाते हो वहां पे देश की संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते हो, कहते हो कि देश के अंदर लोकतांत्रिक चुनाव नहीं होते, चुनाव आयोग ईवीएम को हैक करवा कर चुनाव करवाता है, किसी पार्टी को मदद करता है, तो मुझे लगता है राहुल गांधी को इससे बचना चाहिए। निश्चित रूप से विपक्ष के रूप में आपकी जिम्मेदारी की आप सरकार से तमाम तरह के प्रश्न पूछे, लेकिन एक प्लेटफॉर्म होता है, आप पार्लियामेंट के सेशन में पूछिए। जब सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी आप उसमें प्रश्न पूछ सकते हैं। आपको कोई प्रश्न पूछना है प्रधानमंत्री मोदी को विपक्ष के नेता के रूप में चिट्ठी लिखकर पूछ सकते हैं। आपको कोई प्रश्न पूछना है प्रधानमंत्री मोदी से समय मांग सकते हैं, आप प्रधानमंत्री से मिलकर अपनी बातों को रख सकते हैं। इस तरीके से बातचीत अगर राहुल गांधी करे तो मुझे लगता है कि एक बेहतर नेता के रूप में वो अपने आप को प्रदर्शित करेंगे। अगर सिर्फ इस तरीके से सार्वजनिक रूप से बयान देते रहेंगे, आरोप लगाते रहेंगे, तो उनकी जो विश्वसनीयता लगभग खत्म हो चुकी है, जो कांग्रेस की विश्वसनीयता लगभग खत्म हो चुकी है, मुझे लग रहा है वह और गहरे बिल्कुल ये सोचने की जरूरत है कि आखिर किस मसले पे सरकार को घेरना है और किस प्रकार के शब्दों के साथ घेरना है। नीतिगत मसलों पे ये विपक्ष खासकर कांग्रेस को सोचना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, वक्त इतनी अनुमति दे रहा है इस विषय पे जुड़ने के लिए, विस्तार से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आप तीनों का। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. Sir, peri pulao try करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। वाह यार, क्या सही हुआ। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो। घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो।
मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ? पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर, बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। और ब्रेक के बाद खबर दिखाते हैं आपको कैबिनेट के बड़े फैसलों की। मोदी सरकार ने देश के 100 सबसे पिछड़े जिलों को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए जिस तरह से आकांक्षी जिला कार्यक्रम की शुरुआत की थी, उसी तर्ज पर मोदी सरकार ने अब कृषि के मोर्चे पर सबसे पीछे रह गए देश के 100 जिलों को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की बड़ी शुरुआत की है। इस बार के बजट में इस योजना का ऐलान किया गया था, जिसे आज केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। इस योजना पर सालाना 24,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसके तहत 11 मंत्रालयों की 36 योजनाओं का लाभ किसानों को मिलेगा। इसका फायदा देश के करीब 1.25 करोड़ किसानों को सीधे तौर पर मिलता नजर आएगा। कृषि क्षेत्र और देश के किसानों के लिए अच्छी खबर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि सेक्टर के लिए नई योजना को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को साल 2025 और 26 से शुरू कर 6 वर्षों के लिए शुरू करने की मंजूरी दे दी है। इस योजना के जरिए 100 चयनित कृषि जिलों का विकास किया जाएगा। 100 ऐसे जिले देश भर में और हर राज्य से कम एक जिला, 100 ऐसे जिले जिसमें कृषि पर 3 पैमानों पर वो बाकी सब जिलों से पीछे हो, ऐसे 100 जिलों को चयनित करके उसमें एक फोकस्ड वे में 11 मंत्रालयों के 36 स्कीम्स, इन सब को कन्वर्ज करके एक इंटीग्रेटेड वे में कृषि का विकास करें, ये प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का उद्देश्य है। इस योजना का लक्ष्य है कृषि उत्पादकता बढ़ाना, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना, टिकाऊ कृषि तरीकों को अपनाना, पंचायत और ब्लॉक स्तर पर भंडारण की सुविधा बढ़ाना, सिंचाई व्यवस्था को बेहतर करना है। सालाना 24,000 करोड़ रुपए के खर्च वाली इस योजना के लिए 11 मंत्रालयों की 36 योजनाओं को लाभ दिया जाएगा। 11 विभागों की 36 योजनाओं में कन्वर्जेंस के माध्यम से पूरी तरह से हम लागू करने का प्रयत्न करेंगे, सैचुरेट करेंगे एक तरह से। और इसमें प्राइवेट सेक्टर भी अगर आएगा तो पीपीपी मोड पे भी कोई काम करना चाहेगा तो उसको भी जोड़ेंगे। और लगभग 100 जिले हम चिन्हित करेंगे। अक्टूबर के रबी सीजन से, अक्टूबर में लगभग रबी की बुआई शुरू होती है, इस अभियान को प्रारंभ कर देंगे। सरकार की इस नई योजना पर किसानों ने खुशी जताई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पीएम धन धान्य योजना की कैबिनेट में स्वीकृति दी है, इससे आने वाले समय में हमारे किसान साथियों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। और ये एक अच्छी योजना है। अगर ये सही से धरा तक जरूरतमंद लोगों तक पहुंच गई तो कृषि क्षेत्र में निश्चित रूप से विकास आएगा और किसानों की आमदनी कई गुना बढ़ेगी। इस योजना से उम्मीद है कि हमें किसानों को लाभ भी होगा, जिससे मतलब कि खेतीबाड़ी भी बढ़िया से हो सकेगा। और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम लोग धन्यवाद करना चाहते हैं कि जब से मोदी जी आए हैं कि किसानों के हित की ही बात वो हमेशा करते आए हैं
और आगे भी हमें उम्मीद है कि मोदी जी जब तक रहेंगे कि हम लोग किसान जितना भी हैं मैंने उनसे खुशहाल हम लोग रहते हैं। इस योजना के जरिए करीब 1.7 करोड़ किसानों को सीधा फायदा मिल सकेगा। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को किसानों की बेहतरी के लिए लिया गया फैसला बताया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, हम अपने किसान भाई बहनों के जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। इसी दिशा में आज प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी गई है। इससे कृषि क्षेत्र में पीछे रह गए जिलों में फसलों का उत्पादन बढ़ने के साथ ही अन्नदाताओं की आमदनी भी बढ़ेगी। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कैबिनेट के इस फैसले को किसानों के कल्याण के लिए उठाया गया बड़ा कदम बताया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर दिए गए पोस्ट में लिखा है कि आज का दिन देश के कृषि क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत देश भर में 100 एग्री डिस्ट्रिक्ट चयनित किए जाएंगे, जहां 11 मंत्रालयों की 36 योजनाओं का समन्वय कर वैज्ञानिक व आधुनिक कृषि को प्रोत्साहित किया जाएगा। यह कदम खेती को लाभकारी, किसान को आत्मनिर्भर और गांव को समृद्ध बनाएगा। किसान कल्याण की दिशा में इस कदम के लिए मोदी जी का आभार। तो अपने आप में एक बड़ी राहत कह सकते हैं, बड़ा संबल कह सकते हैं देश के किसानों के लिए। और प्रधानमंत्री मोदी के माध्यम से केंद्रीय कैबिनेट में आज इस योजना को मंजूरी दी गई है। उसमें क्या कुछ प्रमुख प्रावधान है? प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना 2025 के बजट में इसकी घोषणा की थी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। 100 जिलों की कृषि उत्पादकता को बढ़ाना इसका मुख्य लक्ष्य रखा गया है। 6 वर्ष तक चलेगी फिलहाल ये योजना, आगे भविष्य में इसको और आगे बढ़ाया जा सकता है। लगभग 2.25 करोड़ किसानों को सीधा लाभ इस योजना से होता हुआ दिखाई पड़ेगा। खासतौर से वो किसान जो बहुत ज्यादा कहीं पिछड़ गए हैं कृषि के मोर्चे पर। कम उत्पादकता, कम फसल घनत्व और कम ऋण वितरण वाले जो जिले हैं, उन जिलों को इसमें शामिल किया जाएगा। प्रत्येक राज्य से कम एक जिला इसमें शामिल किया जाएगा, चाहे वो केंद्र शासित राज्य हो या फिर राज्य हो, उससे कम एक जिला जरूर शामिल किया जाएगा। योजना के प्रभावी कार्यान्वयन पर बहुत जोर रहेगा कि आखिर बेहतरी से इस योजना को लागू किया जाए। जिला स्तर पे, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी समितियों का गठन किया जाएगा और तीनों स्तर पर लगातार इसकी निगरानी होगी। जिला समिति में तमाम लोग होंगे, साथ ही साथ प्रगतिशील किसान भी इसमें शामिल किए जाएंगे ताकि किसानों के व्यवहारिक समस्याओं का व्यवहारिक समाधान भी इसमें आ सके। हर स्तर पर होगी निगरानी और मासिक यानी हर महीने निगरानी होती रहेगी ताकि कोई भी जो आपने काम सोचा है अगर बेहतरी से नहीं हो रहा है तो उसके कारण पता हो, उसको और बेहतर किया जाए। हर स्तर पर होगी मासिक तौर पर निगरानी, यानी कि जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। तकनीक का इस्तेमाल भी होगा। डैशबोर्ड बनाया जाएगा और 117 बड़े संकेतकों के आधार पर निगरानी होगी, यानी कि ऐसे इंडिकेटर्स होंगे 117 इंडिकेटर्स की आखिर उसमें कहां पे अभी क्या प्रगति हो रही है, उसके बेसिस पे फैसला किया जाएगा कि साहब जहां पे कमी है हमें वो काम करके बेहतर दिखाना है। नीति आयोग करेगा इसकी समीक्षा और मार्गदर्शन भी देता रहेगा, जैसा आकांक्षी जिला योजना के तहत हमने देखा था देश के 100 पिछड़े जिलों में विकास को लेकर। ग्रामीण अर्थव्यवस्था होगी पुनर्जीवित, इसका एक तरीके से ये फायदा होता नजर आएगा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बहुत ज्यादा संबल मिलेगा। कृषि में बढ़ेगा रोजगार, क्योंकि जब इस प्रकार की बेहतर कृषि पद्धतियां आएंगी तो उसमें रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। कृषि उत्पादकता बढ़ती नजर आएगी, यानी कि देश में खाद्यान्न उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, खासतौर से उन जगहों पर जहां पर अभी ये काफी कम रह गई है। सिंचाई के बुनियादी ढांचे में बड़ा सुधार होगा, क्योंकि सिंचाई की योजनाएं बड़ी संख्या में आगे बढ़ती नजर आएंगी ताकि खेती के लिए पानी की कमी ना होने पाए। कृषि ऋण तक बढ़ेगी पहुंच। आम किसान की, चाहे वो दीर्घकालिक हो या फिर अल्पकालिक कृषि ऋण उसकी जो जरूरत होती है उसकी पहुंच हो सकेगी और बैंकों से तमाम जो संस्थाएं हैं उनसे उसको लोन मिल सकेगा। बढ़ेगा फसल विविधीकरण, यानी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। महज 1, 2 या 3 फसलें नहीं बल्कि अन्य विभिन्न प्रकार की जो फसलें हैं उनको उत्पादन करने के लिए किसानों को प्रेरित किया जाएगा। टिकाऊ कृषि प्रथाओं को अपनाया जाएगा ताकि सस्टेनेबल तरीके से कृषि व्यवस्था को आगे बढ़ाया जा सके। पंचायत और ब्लॉक स्तर पर कृषि उत्पाद के भंडारण की व्यवस्था बढ़ाई जाएगी ताकि जो
स्टोरेज की समस्या आती है कि गांव से अगर जिला स्तर तक आना, उससे पहले ब्लॉक और पंचायत स्तर पर ही स्टोरेज की व्यवस्था हो ताकि खाद्यान्न की बर्बादी ना होने पाए। सिंचाई सुविधाओं में सुधार तेजी से किया जाएगा ताकि किसानों को समय से और जरूरत के मुताबिक पानी मिल सके। फसल विविधीकरण भी इसका एक बड़ा प्रोजेक्ट एक तरीके से है ताकि जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है वो तेजी से हो सके। जल संरक्षण भी इसके माध्यम से होगा, इस दिशा में भी योजनाएं बनाई जाएंगी। मृदा स्वास्थ्य संरक्षण के माध्यम से भी इस दिशा में तेजी से काम होगा। इसका फायदा पूरे इलाकों को मिलता नजर आएगा। कृषि में आत्मनिर्भरता में तेजी से बढ़ते हुए भारत के कदम को और ज्यादा संबल मिलेगा। प्राकृतिक खेती और जैविक खेती का विस्तार होगा क्योंकि इन योजनाओं में इन दोनों को तेजी से समाहित किया जाएगा ताकि जो केमिकल है उसको कृषि से बाहर रखा जा सके और प्राकृतिक जैविक खेती का जो दायरा है उसको विस्तारित किया जा सके। और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और योजना के फायदे के लिहाज से अगर बात की जाए तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान भी इस वक्त मौजूद हैं, उनका भी हम आपसे परिचय कराते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर रमेश चंद जी हैं जो कि सदस्य हैं कृषि के नीति आयोग के। सर, बहुत स्वागत है और दूरदर्शन न्यूज़ पे समय निकालने के लिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये कि जब हमने बजट में इस योजना का ऐलान सुना था तभी से सबको इंतजार था कि आखिर ये ज़मीन पे कब उतरने वाली है। अब जबकि कैबिनेट ने इसका एक तरीके से ऐलान कर दिया है, कैसे समझा जाए जिस प्रकार से आकांक्षी जिला योजना ने एक बड़ा परिवर्तन लाके दिखाया देश में विकास के मोर्चे पर, क्या उसी प्रकार से खेती के नजरिए से ये योजना वो परिवर्तनकारी साबित होने जा रही है? मैं थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि के बारे में आपकी चैनल से बताना चाहूँगा जी। जब कृषि क्षेत्र का एक मूल्यांकन किया गया तो पिछले 10 वर्ष में कृषि में अभूतपूर्व हमारी ग्रोथ रेट आई है। इंडिया के लेवल पे पिछले 10 साल में जो एग्रीकल्चर सेक्टर की इनकम है या उत्पादन है वो प्रति वर्ष 4.4% के रेट से ग्रो हुआ है। कुछ प्रदेशों में 2-3 प्रदेश हैं 7% की भी ग्रोथ आई है, कुछ प्रदेश में 5% की भी ग्रोथ आई है। लेकिन उसमें हमने देखा कि कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहां वो ग्रोथ रेट वृद्धि दर काफ़ी कम है। और दूसरा उसका ये पहलू था कि जैसे आंध्रा को ले लो, ओवरऑल ग्रोथ रेट तो 7% आती है, लेकिन उसके कुछ सेगमेंट हैं, उसके भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं उस स्टेट के अंदर जिनकी ग्रोथ अच्छी नहीं है। और वो है जो किसान अधिकांश रूप से फील्ड क्रॉप ग्रो करते हैं, यानी सीरियल, पल्सेस और ऑयल सीड ग्रो करते हैं। और जहां नई टेक्नोलॉजी का ज़्यादा वहां पहुंच नहीं हुआ वो अपनी प्रोडक्टिविटी को नहीं इंक्रीज कर पाए। तो कृषि में एक ड्युअलिटी, द्वंद सा एक कृषि क्षेत्र में पैदा हो रहा है कि कुछ क्षेत्र तो बड़े तेजी से अब आगे जा रहे हैं सरकार की योजनाओं के अंतर्गत, लेकिन कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां परफॉर्मेंस, वृद्धि दर, उपलब्धियां वो काफ़ी कम है। तो इसे करने के लिए फिर ये फैसला लिया गया कि जब तक एक फोकस्ड वे में हम उन क्षेत्रों को नहीं एड्रेस करते तब तक ओवरऑल सरकार की स्कीमों का फ़ायदा उठाकर उन्होंने आगे जाना होता तो वो आगे चले जाते। तो विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये इसकी एक पृष्ठभूमि थी कि देश में ऐसे बहुत से किसान हैं, लगभग 50%, ना तो वो हॉर्टिकल्चर करते हैं जिसकी अच्छी इनकम है और अच्छी ग्रोथ है, और ना ही वो लाइव स्टॉक, पोल्ट्री या फिशरी इस तरह की चीजें करते हैं। तो ये सारी चीजें देखकर के सीरियल, पल्सेस और हमारे जो ऑयल सीड्स हैं 94% एरिया उनके अंदर है। वहाँ पर जो पॉकेट्स हैं, वहाँ पर जो किसान डिवर्सिफाई नहीं करते या प्रोडक्टिविटी हाई नहीं है, तो उनको भी हम बाकी कृषि के साथ उनका एक ग्रोथ रेट कैसे लाएं, ये इस स्कीम। सर महत्वपूर्ण चीज़ ये कि क्या हमारे पास मौजूदा वक्त में इतने वैज्ञानिक आधार पे आंकड़े मौजूद हैं ताकि हम जिन 100 जिलों का चयन करने जा रहे हैं बेहतरी से कर सकें, और उसके बड़े पैमाने क्या होने वाले हैं? जी बिल्कुल, वो सब जो डेटा है वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। किसी को चाहिए तो मेरे से भी ले सकता है, मेरे पास भी वो डेटा काफ़ी हद तक अवेलेबल है, बाकी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के पास अवेलेबल है जी। तो पहले तो मुख्य रूप से कि जो क्षेत्र पीछे रह रहे हैं उनके बेसिक फैक्टर क्या है, क्यों वो ग्रोथ नहीं हो रही।
तो सबसे पहले हमने देखा, आप लोग भी जो कृषि में थोड़ा रुचि रखते हैं देखा होगा कि बहुत से हमारे ऐसे क्षेत्र हैं, एक फसल ले ली खरीफ सीजन में जब बरसात आई, लेकिन रबी में उसको आपने फैलो छोड़ दिया, आपने दूसरी फसल ली ही नहीं। तो इसका मतलब यदि आप दूसरी फसल नहीं लेते तो आप अपनी जमीन का केवल 50% उपयोग करते हैं, 50% आप उसका उपयोग करते ही नहीं, जिसको कि क्रॉप इंटेंसिटी कहते हैं। तो पहला जो मानक वहाँ सिलेक्ट हुआ कि जिन प्रदेशों में क्रॉप इंटेंसिटी बहुत कम है, जिन जिलों में वो सबसे नीचे है क्रॉप इंटेंसिटी, कि वो कुल क्षेत्र में 10% या 15-20% क्षेत्र में ही दूसरी फसल लेते हैं। तो पहला जो एक मानक होगा, क्राइटेरिया होगा, वो क्रॉप इंटेंसिटी का, कि वहाँ हम जहाँ लो क्रॉप इंटेंसिटी है उसको देश की एवरेज कोई 55%, 55% पे हम 2 फसलें लेते हैं। हमारे कई प्रदेश है वहाँ 200% भी है कि दोनों फसलें लेते हैं, 2 से ज्यादा भी लेते हैं। तो ये एक पहला मापदंड है। दूसरा ये है कि यदि किसान को खेती में प्रोग्रेस करनी है तो उसको क्रेडिट चाहिए और उसको पैसा चाहिए, और पैसा भी ऐसा नहीं कि उसको एक्सप्लॉयटेटिव प्राइवेट सेक्टर जो बहुत ज़्यादा रेट पे उसको देता हो। उस पे फिर हमने जब डेटा देखा, हमारे कुछ प्रदेश हैं जहाँ पर जो बैंक हैं वो इतना पैसा देते हैं कि जो लागत है उससे भी ज़्यादा पैसा देते हैं, लेकिन कई हमारे ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर जो लागत है उसका 25% भी नहीं देते। तो दूसरा फिर इंडिकेटर जो है वो बनाया गया कि हर जिले में जो हमारे बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव्स हैं, जो सरकारी अदारे हैं, पब्लिक सेक्टर के अदारे हैं, वो प्रति हेक्टेयर कितना वहाँ लोन देते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू टर्म लोन कितना देते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, और वर्किंग कैपिटल कितनी देते हैं, ये उसका दूसरा क्राइटेरिया। तीसरा क्राइटेरिया डायरेक्ट है कि जहाँ पर क्रॉप की प्रोडक्टिविटी कम है, और डिस्ट्रिक्ट वाइज काफ़ी क्रॉप्स की हमें प्रोडक्टिविटी पता है कि जो प्रमुख क्रॉप्स हैं उनको लेकर फसलें हैं, एक प्रोडक्टिविटी जो है उसको देखेंगे, और फिर तीनों को कंबाइन करके एक इंडेक्स जनरेट करते हैं। उसके आधार पे फिर डिस्ट्रिक्ट की रैंकिंग उनको टॉप से नीचे तक लेकर जाते हैं, और उसमें से जो बॉटम वाले हैं उनको सिलेक्ट करते हैं। नीति आयोग का इसमें एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, क्योंकि पहले एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट हमने सिलेक्ट किए, फिर हम एस्पिरेशन ब्लॉक सिलेक्ट किए। तो ये स्टैंडर्ड मेथोडोलॉजी हमारे पास, जो आपने कहा आंकड़े, तो आंकड़े हैं ज्यादातर मेरे पास है, बाकी मिनिस्टर। बिल्कुल, जो सर आप बात कर रहे हो उसमें कहीं ना कहीं तकनीक का इस्तेमाल भी होगा, और 117 इंडिकेटर्स पे उसका पैमाना भी तय होगा ताकि कैसे आगे बढ़ा जाए। फिलहाल वक्त इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश चंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस महत्वपूर्ण विषय पे विस्तार से बात रखने के लिए। और कैबिनेट ने कुछ और भी अहम फैसले आज लिए हैं, जिसके तहत एनटीपीसी की नवीकरणीय ऊर्जा निवेश के लिए 20,000 करोड़ रुपए की सीमा को मंजूरी दी गई है। तो एनएलसी इंडिया लिमिटेड को हरित ऊर्जा में 7,000 करोड़ रुपए निवेश की छूट देने का फैसला भी हुआ है। साथ ही साथ कैबिनेट ने शुभांशु शुक्ला जो अंतरिक्ष यात्री भारत के, उनकी सुरक्षित वापसी, सकुशल वापसी को लेकर कैबिनेट में एक प्रस्ताव भी पारित किया है। एनटीपीसी को नवीकरणीय ऊर्जा निवेश के लिए 20,000 करोड़ रुपए की सीमा को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने एनएलसी इंडिया लिमिटेड को हरित ऊर्जा में 7,000 करोड़ रुपए निवेश की छूट दी है। एनटीपीसी को 20,000 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करने की छूट दी गई है। रिन्यूएबल एनर्जी में उनको एम्पावर किया गया है रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। एनटीपीसी की जो ग्रीन कैपेसिटी है 6 गीगावाट है, अभी इसको 26 गीगावाट करने का संकल्प इसमें है सम्मिलित, और 2032 तक 60 गीगावाट करने का इसमें टारगेट रखा गया है। और एनटीपीसी की बहुत एफिशिएंटली काम इसमें हो रहा है। गौरतलब है कि भारत ने कुल ऊर्जा उत्पादन में हरित ऊर्जा के 50% के लक्ष्य को समय से 5 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया है, जो बीते एक दशक में भारत की इस क्षेत्र में बड़ी छलांग को दिखाता है। कैबिनेट के फैसले से हरित ऊर्जा क्षेत्र में विकास की गति और तेज होगी। कैबिनेट में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन से सकुशल वापसी पर प्रस्ताव पारित किया गया।
अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये भारत की बढ़ती लीडरशिप भूमिका को दिखाता है। 25 जून 2025 को लॉन्च हुआ था, जिसमें ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला मिशन पायलट के रूप में शामिल हुए थे। इस मिशन के जरिए पहली बार कोई भारतीय अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर गया। ये भारत की स्पेस प्रोग्राम का एक नया अध्याय है। ये अंतरिक्ष में भारत की एक बड़ी उड़ान है एवं हमारे स्पेस प्रोग्राम के भविष्य की स्वर्णिम झलक देता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस सेक्टर में जो सुधार किए हैं, उससे भारत की स्पेस इकोनॉमी को भी अभूतपूर्व गति मिली है। इस सेक्टर में करीब 300 नए स्टार्टअप्स उभरे हैं और इससे बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन हुआ है। साथ ही इनोवेशन और यूनिवर्सिटी और टेक्नोलॉजी जीवन डेवलपमेंट का नया एक सिस्टम तैयार हुआ है। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार वापस आके आपको खबर दिखाएंगे कि बाढ़ बारिश से किस प्रकार से तमाम राज्यों के इलाकों में बिगड़े हैं हालात, सामान्य जीवन हो रहा है प्रभावित। खबर पर विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। सर बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर। बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ग्रेजुटी का चेक है, बस इन पैसों को हम कहीं इन्वेस्ट कर दें और रेगुलर इनकम भी आती रहे। तो फिर फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स में डाल दीजिए। फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स चुने हुए इंटरेस्ट बेरिंग कंपनी बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड और मनी मार्केट में पैसा डालते हैं और सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के जरिए आपको ऑन द डॉट फिक्स्ड अमाउंट भी मिलती रहेगी। म्यूचुअल फंड्स में फिक्स्ड इनकम वाली बात सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। और ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ें उससे पहले नजर डालते हैं कि बुलेटिन में अभी तक किन बड़ी खबरों से हमने आपको अवगत कराया। जिन बड़ी खबरों से हमने आपको रूबरू कराया उसमें किसानों के लिए नई योजना का जो मोदी कैबिनेट ने आज शुभारंभ किया है, हमने उसका जिक्र किया, विस्तार से चर्चा की। इसके अलावा कैबिनेट ने शुभांशु शुक्ला को उनकी सुरक्षित सकुशल वापसी पर बधाई भी दी है और राहुल गांधी के बयान पर किस प्रकार से घमासान मचा, इस पर भी हमने विस्तार से खबर दिखाई और चर्चा भी की है। आगे बढ़ते और बात करते हैं मौसम से जुड़ी खबर की। बात देश भर के मौसम के मिजाज की। इन दिनों पूरे देश में मानसून सक्रिय है, जिसके चलते बारिश परेशानियां बढ़ा रही है। पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश से भूस्खलन हो रहा है तो मैदानी राज्यों के कई नदियां का जल स्तर बढ़ गया है, जिससे बाढ़ जैसे हालात भी बन गए हैं।
बाढ़ और बारिश से खेतीबाड़ी को काफ़ी नुकसान होने की खबरें भी सामने आ रही हैं, तो सामान्य जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश होने से गर्मी से राहत मिली है। इस बीच मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया, जिससे आने वाले दिनों में कई राज्यों में भारी बारिश से परेशानियां बनी रह सकती हैं, जिसमें खासतौर से अगर पहाड़ी राज्यों की बात की जाए तो भूस्खलन से रास्तों का संपर्क कट जाना और कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आना, साथ ही साथ मैदानी राज्यों की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक जाम की समस्या शहरों में होती है या फिर आम इलाकों में बाढ़ से खेतीबाड़ी की दिक्कतें ये बनी रह सकती हैं। फिलहाल यहाँ पे एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर, बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। डॉक्टर दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर, बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। और खबर बांग्लादेश से जुड़ी हुई। बांग्लादेश में एक एक कर उन सभी सांस्कृतिक विरासत को तबाह किया जा रहा है जिनका संबंध न सिर्फ भारत से है बल्कि बंगाली संस्कृति से उससे जुड़ी हुआ है। पहले रविन्द्रनाथ टैगोर के घर को तोड़ दिया गया और अब सत्यजीत रे के पैतृक घर को भी बांग्लादेश ने ढा दिया है। सत्यजीत रे के दादा उपेंद्र किशोर राय चौधरी का पैतृक घर, जिसे मैमन सिंह में पूर्ण लक्ष्मी भवन के नाम से जाना जाता था, पिछले एक दशक से खंडहर में तब्दील हो गया है। उसकी दीवारें ढह गई, दरवाजे और खिड़कियां चोरी हो गए और बड़े पैमाने पर यहाँ पर तोड़फोड़ भी हुई। अब इस जगह को नए निर्माण के लिए ध्वस्त किया जा रहा है। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने अंतरिम सरकार से बांग्ला सांस्कृतिक पुनर्जागरण के प्रतीक के इमारत को ऐतिहासिक स्थिति को देखते हुए इसे गिराने के फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया था। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में ये भी कहा गया था कि इमारत का ऐतिहासिक महत्व है जो बांग्ला सांस्कृतिक पुनर्जागरण की प्रतीक है, इसे गिराने के फैसले पर फिर से विचार किया जाना चाहिए। भारत सरकार का कहना है कि वह सत्यजीत रे की पैतृक संपत्ति की मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए बांग्लादेश सरकार के साथ सहयोग करने को तैयार है, लेकिन मौजूदा बांग्लादेश की सरकार ने इस प्रस्ताव पर ध्यान ही नहीं दिया। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे खबर जल्दी जल्दी में क्या है आज की बड़ी खबरें। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर, बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे?
अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड पर। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। मैं तनु क्या सी कि अब हमें सेकंड इनकम बिल्ड कर लेनी चाहिए और तुमने वापस म्यूचुअल फंड में पैसे डाल दिए। ये फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स है। मतलब? फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स मतलब चुने हुए इंटरेस्ट बेयरिंग कंपनी बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और मनी मार्केट विच इन्वेस्टमेंट मतलब रेगुलर इनकम विच वी कैन विड्रॉ फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब म्यूचुअल फंड में फिक्स्ड इनकम वाली बात सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। और न्यूज नाइट के अंत में आपको छोड़ जाते हैं कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों के साथ। फटाफट अंदाज में आप देखिए इन खबरों को। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य एवं संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने नई दिल्ली में तिलक नगर प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया और प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन PM विकास योजना के अंतर्गत दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति DSGMC द्वारा प्रशिक्षण की आधिकारिक शुरुआत की। दिल्ली में जल शक्ति मंत्री CR पाटिल की अध्यक्षता में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई। ये बैठक केंद्रीय मंत्री के कार्यालय शक्ति भवन में हुई। बैठक में दोनों राज्यों के बीच जल बंटवारे और सिंचाई से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई। झारखंड के बोकारो जिले में बुधवार को पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए नक्सली कमांडर की पहचान 5 लाख के इनामी कुंवर माझी उर्फ सहदेव माझी के रूप में हुई है। इस मुठभेड़ में CRPF के जवान परमेश्वर कोच शहीद हो गए, जबकि नक्सलियों और पुलिस के बीच क्रॉस फायरिंग में एक स्थानीय ग्रामीण की भी जान चली गई। देश के युवाओं को नशे से बचाने और उनको इसकी गिरफ्त से बाहर निकालने के मकसद के साथ केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने एक बड़ी मुहिम शुरू की है। मुहिम की शुरुआत में वाराणसी में 19 और 20 जुलाई को युवाओं के लिए नशा मुक्त अभियान शुरू किया जा रहा है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर में सेना के मेड इन इंडिया ड्रोन और काउंटर ड्रोन सिस्टम के प्रदर्शन की जमकर सराहना की है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का प्रमाण बताया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में लोक पर्व हरेला पर आयोजित उत्सव में शामिल हुए और रुद्राक्ष का पौधा लगाया। प्रकृति से जुड़ा त्योहार अपनी सांस्कृतिक विरासत के साथ पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा देता है। भारतीय फार्मा मार्केट ने इस वर्ष जून में सालाना आधार पर 11.5% की मजबूत वृद्धि दर दर्ज की। इस बात की जानकारी मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की जारी ताजा रिपोर्ट में दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले वर्ष जून में IPM में 7% की वृद्धि दर्ज की गई थी। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे LIC।